हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें कि मैंने आपको हर क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से समझाया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यहां पर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको यहां पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लास्ट में ये ज़रूर बताएँ कि आपने कितने का सही आंसर दिया। यहाँ पर मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ कुछ अन्य क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वार्थी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस परमार्थी का क्या अर्थ होता है। तो परमार्थी का अर्थ होता है मोक्ष पाने का इच्छुक या फिर दूसरों पर उपकार करने वाला व्यक्ति परमार्थी कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर स्वार्थी भी दे रखा है और मतलबी भी दे रखा है, क्यों इसका आंसर मतलबी नहीं हो सकता? तो यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्वार्थी और मतलबी में क्या अंतर है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बहिर। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? तो बहिर का अर्थ होता है बाहर। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्विवेदी युग। अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मर्यादा पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मर्यादा पत्रिका का पहला अंक नवंबर 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम अंक का प्रथम लेख मर्यादा शीर्षक से पुरुषोत्तम दास टंडन ने लिखा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं और उनके रचनाकार दे रखे हैं। यहाँ पर आपको इसका मिलान करना है। बड़े ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िएगा और इसका मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। तो पहला दे रखा है, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम राज्य के लिए मरते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। हमारा थर्ड है, ये उपमान मैले हो गए। इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। और चौथा है, बतरस लालच। तो ये आंसर हो जाएगा द्विवेदी बिहारी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आपको याद रखना है कि ये काव्य पंक्तियां हैं और ये इसके रचनाकार हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति में अलंकार है उपमा, अनुप्रास, संभावना या उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अलंकार की बहुत ही स्पेशल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आपको अलंकार में कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो जीवन में कभी भी अलंकार नहीं भूलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपमा। उपमा अलंकार होता क्या है, जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विरोधाभास। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निर्वेद। यहाँ पर आपको याद रखना है कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, जबकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन
पार्श्विक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ल। अगर यहाँ पर ऑप्शन में र होता और आपसे पूछता कि इसमें लुंठित व्यंजन कौन सा होगा, तो वो आपका आंसर हो जाता र। तो र कौन सा होता है? लुंठित व्यंजन होता है, जबकि ल क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उनमें किस प्रकार का शब्द होगा? तद्भव, तत्सम, देशिज या फिर आगत? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तद्भव। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बोली में नेप पर सर्ग लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि खड़ी बोली में नेप पर सर्ग लगाया जाता है। यह ओकार बहुला बोली है। कौन सी बोली है? ओकार बहुला बोली है। इसमें मैंने, तुमने आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय। अब ये कर्मधारय समास क्या होती है? जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घ। अब ये महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें ज़्यादा समय देना पड़ता है या ज़्यादा हमें वायु की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर महाप्राण व्यंजन होता है। जबकि अल्पप्राण व्यंजन कौन सा होता है? जिसमें हमें बोलने के लिए कम समय की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर जो वायु होती है वो कम प्रयोग की जाती है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि अल्पप्राण व्यंजन कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है कि 20 अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर प, ज, व ये क्या है? अल्पप्राण व्यंजन है, जबकि घ क्या है? महाप्राण व्यंजन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त क्रिया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। यहाँ पर तो दो क्रियाओं के कॉम्बिनेशन से जो क्रिया बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे सीता स्कूल चली गई, तो यहाँ पर क्या है? दो क्रिया प्रयोग की जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पितृ अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पितृनुमति। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पितृ प्लस अनुमति कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह यड़ संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप यहां पर बहुत सारे क्वेश्चनों का सही आंसर दे रहे होंगे और जो भी क्वेश्चन आपको यहां पर यूनिक लगता है आप उसको नोट करेंगे, जिससे कि आगे उस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आप उसका सही आंसर दे सकें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाएं। तो यहाँ पर एक तरफ आपको निबंध दे रखा है और दूसरी तरफ आपको निबंधकार के नाम दे रखे हैं, आपको इसका मिलान करना है। तो सबसे पहला पंगड़ियों का जमाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुबेरनाथ रॉय। हमारा यहाँ पे अगला दे रखा है रसात्मक बोध के विविध रूप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा दे रखा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यानिवास मिश्र। और चौथा दे रखा है विवाह योग, इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाब रॉय। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आप बता सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना अलंकार। यहाँ पर अलंकार अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें, जिससे कि आप अलंकार के कोई भी सवाल को गलत न कर सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है,
रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भरत मुनि। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई है, 8 बताई गई है, जबकि काव्य में रसों की संख्या कितनी है, 9 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रहे पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार होगा। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामविलास शर्मा। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में ये बताना न भूलें कि आपने कितने का सही आंसर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि छायावाद का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि छायावाद का प्रारंभ 1918 में जयशंकर प्रसाद की रचना झरना के प्रकाशन से हुआ था। वहीं दोस्तों आपसे यह पूछा जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद थे। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा एवं सुमित्रा नंदन पंत हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन से हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। वहीं आपको याद रखना है कि इसका जो काल है वो 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचन्यवाद निबंध के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र। हम अगर दोस्तों आप वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कि वीडियो मेरे को किस तरीके से बनानी चाहिए, इसमें क्या क्या कमी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उन कमियों को दूर करूंगा और आपके लिए काफ़ी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वर्ण बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरि अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामयानी के किस सर्ग से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्म सर्ग। वहीं दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि कामयानी की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि कामयानी की जो रचना की थी वो जयशंकर प्रसाद ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आलोचना। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि मिश्र बंधुओं ने श्रृंगार काल को अलंकार काल कहा है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीति काल कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जैसे कि रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं ने रीति काल को किस नाम से पुकारा है? तो अलंकार काल नाम से पुकारा है। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने इसे किस नाम से पुकारा है? तो रीति काल नाम से पुकारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नजफ अली। वहीं आपको याद रखना है कि मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, जबकि नूर मोहम्मद ने इंद्रावती की रचना की थी। तो ये 2 रचना हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्ति दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या दे रखा है, कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं। पहले तो इन पंक्तियों को आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपमा।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वो समय है जिसका आपको सदुपयोग करना है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, वो सिर्फ अभी एक बात ये कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, अभी वैकेंसी नहीं आई है, कितनी वैकेंसी आएंगी, फॉर्म फिल करने के बाद हम तैयारी करेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है और हम उस भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, या तो उनकी जो मेहनत होती है वो काफ़ी सालों पुरानी होती है, या फिर ये मान लीजिए उनका जो कर्म है, उनकी जो मेहनत है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों आपको अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना है, जिससे कि जब तक आपका एग्ज़ाम हो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और इस भर्ती में आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वामी रामानंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए, आई, ओ और बड़ा ओ। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खड़ी बोली। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके अंतर्गत वैदिक और लौकिक संस्कृत का विकास हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूरदास। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। पुष्टि मार्ग के आचार्य बल्लवाचार्य के 4 शिष्य तथा उनके पुत्र के 4 शिष्य मिलकर अष्टछाप के 8 कवि कहलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसके शिष्य, तो किसके शिष्य मतलब क्या हुआ, आचार्य बल्लवाचार्य के 4 शिष्य तथा उनके पुत्र के 4 शिष्य मिलकर कौन कहलाते हैं? अष्टछाप के 8 कवि कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ध्रुव स्वामिनी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये ध्रुव स्वामिनी है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। वहीं यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि यह इनकी अंतिम नाट्य कृति है। जबकि अगर हम बात करें कायाकल्प की, रंगभूमि की, कर्म भूमि की, तो ये प्रेमचंद द्वारा लिखित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निराला। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गीतिका। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि गीतिका एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 य, र, ल, व। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। वहीं अगर आपसे इसकी डिफाइन पूछी जाती है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, तो आप क्या बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जो जीभ, तालु, दांत और होस्ट के संपर्क से क्या होते हैं, बोले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस रस को रसराज कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार रस।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चौपाई। यहाँ पर आपको याद रखना है कि चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको एक पंक्ति दे रखी है। पहले तो आप इस पंक्तियों को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आपसे क्या पूछा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शांत रस। इस यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियां दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानवीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है कि 3 लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे निराला। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रिय प्रवास। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो इसकी रचना उपाध्याय हरिओद ने की। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। जबकि अगर कामयानी की बात करें तो कामयानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी का अंतिम महाकाव्य है। अगर आपसे पूछा जाता कि खड़ी बोली का अंतिम महाकाव्य कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा कामयानी, जिसकी रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद ने की थी। जबकि अगर आपसे प्रथम महाकाव्य पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास, जिसकी रचना किसने की है? उपाध्याय हरिओद ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में उपयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निस। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। तो दोस्तों आपको पता होगा चक्रपाणी का मतलब क्या होता है। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग से बना शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनाथ। जबकि अगर यहाँ पर देखा जाए अत्याचार, अत्याचार में उपसर्ग हो जाएगा अति, अध्यादेश में हो जाएगा अधि, जबकि अपवाद में हो जाएगा अप और अनाथ में हो जाएगा अ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील गगन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चांदनी। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि चांदनी के अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, जैसे चंद्रिका हो गया, ज्योत्सना हो गया, कौमुदी हो गया। तो ये तीनों पर्यायवाची आपको याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, साधारणीकरण शब्द के आविष्कारक कर्ता का क्या नाम है। ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भट्टनायक। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वीरगाथा काल। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा था। पहला भाग कौन सा है? वीरगाथा काल। दूसरा कौन सा होगा? भक्ति काल। तीसरा कौन सा है? रीति काल। और अंतिम है आपका गद्य काल। तो अगला सवाल है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचनाकार कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी, जबकि जायसी ने पद्मावत और कुतुबन ने मिर्गावती की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है,
रसनिधि किस कवि का उपनाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के लिए। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजा शिव प्रसाद। अगर दोस्तों आपको किसी भी सवाल का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। आपसे यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा सितारे हिंद। राजा भोज का सपना सितारे हिंद की रचना है। हमारा अगला सवाल है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आलोचना। अब यहाँ पर आपको आलोचना के नाम भी पता होना चाहिए। तो इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन से हैं? इतिहास और आलोचना, कहानी और नई कहानी। तो ये दोनों आपको आलोचना याद रखनी है क्योंकि अक्सर ये दोनों ही आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंदुमती। अब आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती है। किसके द्वारा लिखित है ये? किशोरी लाल गोस्वामी। यहाँ से दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रानी केतकी की कहानी की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ईसा अल्लाह खान ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवि नहीं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथूराम शंकर शर्मा। अब यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि नाथूराम शंकर शर्मा किस काल के कवि हैं? तो ये आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। हमारा अगला सवाल है, बड़े घर की बेटी निम्नलिखित किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुंशी प्रेमचंद। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि महादेव वर्मा ने यामा, जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसकी रचना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा झांसी की रानी की रचना की थी। जबकि महादेवी वर्मा ने किसकी की थी? यामा की थी। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु युग। हमारा अगला सवाल है, इंदिरापति किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये इंदिरापति का मतलब क्या है। दोस्तों लक्ष्मी का एक नाम इंदिरा है और लक्ष्मी किसकी पत्नी है? विष्णु की पत्नी है। इसलिए विष्णु जी को हम लोग क्या कह सकते हैं? इंदिरापति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। यहाँ पर दोस्तों आपको निर्देश दे रखे हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है कि 62 से लेके 69 तक आपको अलंकार बताने हैं कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों 62 में आपको कुछ पंक्तियां दे रखी हैं। पहले इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और फिर आपके सामने ऑप्शन हैं श्लेष, यमक, रूपक या फिर अन्योक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्लेष। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, आपको सिर्फ अलंकार का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भी आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं। इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कितनी प्यारी पंक्ति आपको दे रखी है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्लेष। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जिसमें कि आपको अलंकार बताना है। आपका ये 65वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अन्योक्ति। हमारा अगला सवाल है, तरिन तनुजा तट तमला तरवन बहु जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको अलंकार बताना है क्योंकि आपको 69 तक अलंकार बताने थे। तो 67 में कौन सा अलंकार होगा? इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2 उपमा अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस है।
अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, रस बताना है दोस्तों। तो पहले इन पंक्तियों को पढ़ना और फिर आपको पढ़ते पता चल जाएगा इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वात्सल्य रस। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार को पहचानिए। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया था, ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर दोस्तों कुछ निर्देश दे रखे हैं, वो निर्देश क्या है, नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, प्रत्येक के 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको लोकोक्ति दी जाएगी, आपको उसका सही अर्थ बताना है। तो सबसे पहला सवाल आपको दे रखा है, काठ की हाड़ी चढ़े न दूजो बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कपट का फल अच्छा नहीं होता। हमारा अगला सवाल है, जाके पाम न फटे बेबाई सो क्या जाने पीर पराई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसके ऊपर बीतती है वह जानता है। हमारा अगला सवाल है, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होने देना और तुच्छ की सुरक्षा करना। हमारा अगला सवाल है, जिसमें कि दोस्तों आपको मुहावरा दिया जाएगा और उसका आपको सही विकल्प चुनना है। तो मुहावरा क्या दे रखा है, बांसो उछलना का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसन्न होना। हमारा अगला सवाल है, लूट में चरखा नफा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना। हमारा अगला सवाल है, 2 नावों पर पैर रखने का आशय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 विरोधी बातें करना। हैं अपने अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बघेली। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा को 5 उपभाषा में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी 5 उपभाषा हैं, तो उनकी लिस्ट आपके सामने दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत खड़ी बोली या कोरबी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी बोली जाती है। वहीं दूसरी आती है पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। फिर आता है राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये बोलियां बोली जाती हैं। चौथी उपभाषा है पहाड़ी, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये बोलियां बोली जाती हैं। और 5वां है बिहारी, जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियां बोली जाती हैं। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, इसकी उपभाषा याद रखनी है, क्योंकि पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घोष महाप्राण ध्वनि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घ। हमारा अगला सवाल है, हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिव सिंह सेंगर ने। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले कौन सा था। तो आपका आंसर हो जाएगा शिव सिंह सरोज। कौन सा था, शिव सिंह सरोज था, जो कि 1883 ईस्वी में किसने लिखा था, शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ गारसा द तासी ने लिखा था। यह फ्रेंच भाषा में लिखित है। इस ग्रंथ के प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जबकि बात करें रामचंद्र शुक्ल के बारे में, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अष्टछाप का कवि है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूरदास। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दे दी थी। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इसका सही आंसर लगाने में कामयाब रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अष्टछाप की स्थापना बल्लवाचार्य के पुत्र विठल्लन नाथ दास ने 1565 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1565 ईस्वी में की थी। जबकि दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। ये आपके पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है कि किसको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सूरदास को। हमारा अगला सवाल है, आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि आनंद कादंबनी मासिक पत्रिका 1881 ईस्वी में प्रेम घन ने मिर्जापुर से निकाली थी। वहीं अगर बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। सबसे पहला काव्य वचन सुधा, दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन और तीसरा है बाला बोधनी। तो ये तीनों पत्रिका भी आपको याद रखनी है। जबकि बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भाग्यवती के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रद्धा राम फुल्लोरी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि भाग्यवती की रचना 1877 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1877 ईस्वी में हुई थी। इस उपन्यास में हिंदू समाज की बुराइयों जैसे बाल विवाह, भूत प्रेत, बच्चों को टीका न लगवाना आदि की आलोचना की गई है। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे यहाँ पर यह पूछा जाता है कि भाग्यवती की रचना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में हुई थी। वहीं ये क्या है? तो यह एक उपन्यास है। ये किसने लिखा था? तो ये श्रद्धाराम फुल्लोरी ने लिखा था। वहीं दोस्तों आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो हो सकता है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो आपको याद रखना है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो कि 1882 ईस्वी में लिखा गया था। किसने लिखा था? तो ये लिखा था लाला श्रीनिवास दास ने। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, किसने लिखा था, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, कुटुज के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटुज को 1964 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1964 ईस्वी में लिखा था। और ये है क्या है? ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। हमारा अगला सवाल है, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आनंदवर्धन। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंदवर्धक को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। काव्य शास्त्र के आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है कि मम्मट ने किसकी रचना की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा काव्य प्रकाश की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। और अगला सवाल है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। आपको पता होगा संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। उसके बाद वाली भाषा को हम बोलते हैं पाली, फिर बोलते हैं प्राकृत, फिर बोलते हैं अपभ्रंश, और उसके बाद कौन आती है? हिंदी। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार सर्वप्रथम का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि मिश्र बंधु किन किन कवि के नाम से बना है या किन किन लेखकों के नाम से बना है। तो सबसे पहले आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों को ही बोला जाता है मिश्र बंधु। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। उसके बाद आते हैं दोस्तों 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद कौन आता है? 1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा।
और सबसे लास्ट में आते हैं 1968 ईस्वी में राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों आपको ये क्रम याद रखना है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो सूची दे रखी हैं, बड़े ध्यान से सूची 1 और सूची 2 को देखिएगा। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं और उसका सही आंसर टिक कीजिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में आपको काव्य ग्रंथ दे रखे हैं और सूची 2 में आपको कवि के नाम दे रखे हैं, आपको इसका सही मिलान करना है। तो आत्मजयी ये संबंधित है कुंवर नारायण से, धरती ये संबंधित है त्रिलोचन शास्त्री से, आंगन के पार द्वार ये संबंधित है अज्ञेय से, और वहीं लास्ट की बात करें धूप के धान ये संबंधित है गिरजा कुमार माथुर से। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पतंजलि। आपको दोस्तों पता होगा कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रखना है अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है अपभ्रष्ट। हमारा अगला सवाल है, 84 वैष्णव की बात्रा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोस्वामी गोकुलनाथ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है, एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गारसादा तासी ने की थी। कब की थी? 1839 ईस्वी में की थी। हमारा अगला सवाल है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लाला फिर अयो खेलन होरी ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पद्माकर की है। और पद्माकर किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। हमारा अगला सवाल है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। आपको यहाँ पर याद रखना है कि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना यशोधरा, कौन सी? यशोधरा में बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चित्रण किया था, तब ये पंक्ति कही गई थी। हमारा अगला सवाल है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाल मुकुंद गुप्त। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्ठे भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। हमारा अगला सवाल है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रविंद्र कालिया। अब दोस्तों ये कहाँ पर प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद रखना है कि नया ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली में हुआ था और इसके संपादक कौन हैं? रविंद्र कालिया हैं। हमारा अगला सवाल है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। और ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना तत्कालीन मद्रास में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। हमारा अगला सवाल है, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध से संगत है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका मिलान करना है और उसके बाद इसका आंसर आपको देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला सवाल है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 84 वैष्णव वन की वार्ता। इसके बारे में दोस्तों मैंने पीछे अभी आपको बताया था, उम्मीद करूंगा आपने इसका सही टिक किया होगा। हमारा अगला सवाल है, आला खंड का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगनिक। कौन है? जगनिक हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मान लीजिए पेपर में लिखा हुआ आता कि परमाल रासों के रचनाकार कौन हैं, तो भी आपका आंसर क्या होता? जगनिक होता।
चंदबरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो, जबकि नरपति नाला ने बीसल देव रासो की रचना की है। और अगर हम बात करें अब्दुल रहमान की, तो इन्होंने संदेश रासक नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन आलवर महिला संत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंदाल। क्या हो जाएगा? आंदाल पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये आंदाल होते कौन हैं, आलवार कौन होते हैं? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण भारत में शुद्ध वैष्णव भक्तों को आलवर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत में शुद्ध वैष्णव भक्तों को आलवर कहा जाता है। आलवरों ने कृष्ण तथा राम दोनों की आराधना की है। और आलवरों की संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर याद रखना है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो आंदाल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारे 12 आलवर हुए हैं उनमें से 9वें भक्त गोदा एक महिला भक्त थी। गोदा को तमिल में आंदाल कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक आलवर भक्तों की संख्या है, कितनी है? 12 है। और उसमें से एक 9वां भक्त कौन था? गोदा था, जो कि एक महिला थी और उसको तमिल में कहा जाता है आंदाल। हमारा अगला सवाल है, तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण गीतावली। हमारा अगला सवाल है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीधर पाठक। अब आपको याद रखना है, श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। हमारा अगला सवाल है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके विकल्प में ये लेखकों के नाम दे रखे हैं, इन चारों लेखकों ने राष्ट्रभक्ति की कविताओं की रचना की है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक बूंद सहसा उजली 1960 ईस्वी। तो प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नकेनवाद। अब यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से समझना है कि नकेनवाद किस प्रकार से बना था, अर्थात यहाँ पर किन किन कवियों के नाम जुड़ा हुआ है। तो बिहार के 3 कवियों नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश ने मिलकर अपने नाम के पहले अक्षर को मिलाकर नकेन शब्द बनाया था। क्योंकि दोस्तों पेपर में एक बार पूछा गया था कि नकेनवाद शब्द किन किन कवियों के नाम से बना है, तो आपका आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश ने मिलकर नकेनवाद की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वामन ने। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 सूची दे रखी है और आपको इसका मिलान करना है। सबसे पहले दे रखा है आपको स्कंद गुप्त, ये संबंधित है प्रपंच बुद्धि से। कोणार्क ये संबंधित है विषु से। आषाढ़ का एक दिन ये संबंधित है विलोम से। जबकि सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण ये संबंधित है शीलवती से। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको 2 सूची दे रखी है और आपको इसका मिलान करना है। जैनेन्द्र जो कि दोस्तों संबंधित है मुक्तिबोध से। निर्मल वर्मा जो संबंधित है वेदिन से। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो संबंधित हैं झूठन से। और प्रभा खेतान जो संबंधित हैं आओ पे घर चलें। तो दोस्तों इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ पर अपने आप मिलान करना, उसके बाद सही आंसर देना। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि दोस्तों मुझे पता चल सके कि यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं।
हमारा अगला सवाल है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेम सागर। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल जी ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि प्रेम सागर की रचना किसने की थी? लल्लू लाल जी ने की थी। वहीं अगर बात करें सुख सागर की तो इसकी रचना सदाशुक लाल ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीमद् भागवत। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत को हम लोग भागवत महापुराण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागवत महापुराण भी कहा जाता है। यह वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी, तो सब लोग जानते होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा। वहीं अगर रामायण की बात करें तो रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यापति। यहाँ पर दोस्तों विद्यापति को बहुत सारी उपाधि मिली हुई हैं, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, मैथिल कोकला। ये सभी उपाधि किसको मिली हुई हैं? विद्यापति के मिली हुई हैं। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें श्रृंगार कवि तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भक्त कवि कहा है। हमारा अगला सवाल है, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुंबन दास। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको पंक्ति दे रखी है और आपसे पूछिए यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मती राम। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक दोहा दे रखा है, बड़े ध्यान से दोहे को पढ़िएगा और फिर आपसे पूछा है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विरोधाभास। हमारा अगला सवाल है, हिम किरीटीन किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माखनलाल चतुर्वेदी। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। वहीं दोस्तों हम हरिओद की बात करें तो हरिओद ने प्रिय प्रवास की रचना की थी और बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। हमारा अगला सवाल है, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निबंध। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसकी रचना किसने की थी। तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित निबंध है। हमारा अगला सवाल है, ए लड़की किसकी रचना है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णा सोबती। कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। हमारा अगला सवाल है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुरेंद्र वर्मा। हमारा अगला सवाल है, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्कंद गुप्त। हमारा अगला सवाल है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी और विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल का। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सभी क्या हैं? एक आलोचक हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 सूची दे रखी हैं। पहली सूची में आपको उपन्यास दे रखा है और दूसरी सूची में आपको लेखक के नाम दे रखे हैं। आपको इसका मिलान करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली का दलाल। ये दोस्तों संबंधित है पांडे वेचन शर्मा उग्र। गुनाहों का देवता संबंधित है धर्मवीर भारती से।
अंतराल संबंधित है मोहन राकेश से और भूले बिसरे चित्र ये संबंधित है दोस्तों आपके भगवती चरण वर्मा से। तो दोस्तों इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी आपको करना क्या है, सम्मिलित करना है। अब कैसे करेंगे सम्मिलित? मृगावती किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों शेख नबी से। मधुमालती किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नूर मोहम्मद से। आखिरी कलाम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों मंझन से। और वहीं बात करें अनुराग बासरी तो ये संबंधित है दोस्तों जायसी से। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। आपको एक तरफ बोली दे रखी हैं और एक तरफ आपको क्षेत्र दे रखे हैं। बांगुरी ये संबंधित है रोहतक से। भोजपुरी ये संबंधित है छपरा से। कुमायूनी ये संबंधित है दोस्तों अल्मोड़ा से। खड़ी बोली और ये संबंधित है आपकी मेरठ से। तो दोस्तों इस तरीके से इसका भी आपका आंसर 1। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज आपको एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए बताए हैं। उम्मीद करूंगा कि उनका आंसर भी आपने दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो उनको नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।